हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से ही ये बताया है कि एक कॉमन अप्रोच के साथ सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करें कि आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी को लगभग लगभग अपनी शुरुआती तैयारी में ही इस तरीके से तैयार कर लें कि आप दोनों ही एग्ज़ाम को टैकल कर सकें और आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें। इसी क्रम में मैंने आपको एक एक करके हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताई हुई है। आप उन सबको इस चैनल में के माध्यम से देख सकते हैं पुरानी वीडियो को। इसी क्रम में मैं आपको आज हिस्ट्री के बारे में बताने आया हूँ कि आप हिस्ट्री की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो हिस्ट्री की तैयारी के लिए ये मैं आपको पहले बता दूं कि हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसमें जितना घुसते चले जाएंगे आपको लगेगा कि बहुत चीज़ें अभी भी बहुत कम हैं। आप जितना इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे आपको लगेगा कि और जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप अपने एग्ज़ाम की डिमांड से बाहर निकल जाते हैं, और जब हम एग्ज़ाम की डिमांड से बाहर निकल जाते हैं तो और वहीं पर हमें समस्या पैदा होती है। तो हिस्ट्री को एक सही अप्रोच के साथ पढ़ने का तरीका है कि आप पहले तो ये जान लें कि उसको पढ़ने के लिए रिसोर्सेज क्या है। आप ये जान जाएंगे रिसोर्सेज क्या है तो आप भटकेंगे नहीं। आपको ये नहीं लगेगा कि हम इसको यहाँ से भी जान लें यहाँ से भी जान लें। तो क्या होगा, आपके अगर लिमिटेड सोर्सेज होंगे तो आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री में आप जो बुक पढ़ते हैं उस बुक को पढ़ने के साथ अगर मैं सबसे ज़्यादा महत्व किसी को देता हूँ तो आप गूगल की मदद से उस जिस भी पोर्शन को पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए मैप को पढ़ें। अपनी एटलस की बुक में भी मैप दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक में तो ऑलरेडी सबसे अच्छी क्वालिटी के मैप आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे, है ना। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सही रणनीति के साथ एनसीईआरटी के सारे मैप को कंपाइल कर लेना है। जैसे ही आप उन्हें एक स्थान पर कंपाइल कर लेंगे तो आपको सारे मैप एक जगह पे होंगे, और जब आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि आप मैप के माध्यम से आपका माइंड मैप बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हिस्ट्री को तैयार करना है। सबसे पहली बात आती है कि रिसोर्सेज क्या होंगे। देखिए, रिसोर्सेज के लिए हम सब जानते हैं हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटी। इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अगर मैं बोलूँ 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन अगर 20 में 20 तो हो सकता है हो जाए, अच्छी बात है, पर उसमें 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आए, और आप इस ऐसी दौड़ में दौड़ने लगेंगे कि इन 4 को मुझे करना है, और आप 17 बुक पढ़ेंगे। आपको यूपीएससी में 100 के 100 क्वेश्चन नहीं सही करने हैं, और कोई नहीं कर सकता जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। और आप स्टेट पीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी 100 क्वेश्चन सही नहीं करना होता है, यानी 100% सही नहीं करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ों को अच्छे से नहीं करना है, बल्कि आपको अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे तरीके से करना है कि यहाँ से आया हुआ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यानी मैं बात कर रहा हूँ 80% पोर्शन की। 80% क्यों, 100% चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमें हमेशा 20% के लिए ये सोच कर चलना चाहिए कि कुछ चीज़ें बियॉन्ड द रेंज हो सकती हैं। तो उसके लिए 17 बुक नहीं बल्कि उस 80% के लिए अपनी बुक पर रिलाई करना, उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। तो एनसीईआरटी को हिस्ट्री के मामले में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप किसी को सुनिए, सब कहेंगे हिस्ट्री सबसे बेस्ट और अल्टीमेट सोर्स है। तो एनसीईआरटी में भी एक मुद्दा सामने आता है कि एनसीईआरटी में कौन सी करें, नई या पुरानी। हाँ, ये एक चुनौती का विषय है। तो आप ये जान लें कि दोनों को ही लेकर के चलना एक बहुत अच्छी रणनीति है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर बार हर वीडियो में कि 1.5 साल पहले से तैयारी ही सही तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। आज की डेट में जिस तरीके से पेपर डिज़ाइन हो रहे हैं, जिस तरीके से डेप्थ में चीज़ें आ रही हैं, कोर कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं और बियॉन्ड द रेंज चीज़ें जा रही हैं, उसके लिए आपको 1.5 साल पहले से तैयार होना होगा। 1.5 साल क्यों बोल रहा हूँ, हम सबको मालूम है यूपीएससी जुलाई जून में होता है। अगर आप 2027 के लिए तैयार कर रहे हैं तो 2027 के लिए 2026 की जनवरी से कितना समय हो गया, 1.5 साल, बस इतना ही चाहिए। अगर आपने 1.5 साल कर लिया
आप बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे सर। आप जैसे ही दिसंबर तक पहुँचेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गए हैं कॉन्सेप्ट के। बस रिवीजन आपको आगे बढ़ाएगा। तो बुक के लिए आप सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी में जान लीजिए कि 12th क्लास की एनसीईआरटी, बस 12th क्लास की एनसीईआरटी में आती हैं इतने कुछ इतिहास की बुक्स, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के नाम से। बस इनको आप ले लीजिए। ये हिस्ट्री की हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय के नाम से आते हैं, ये नाम है। आप इनको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। जैसा भी आप उचित लगे, जैसा भी आप पढ़ सकते हो, बस पढ़ना ज़रूरी है, अंडरलाइन करना ज़रूरी है, नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय के ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 बहुत पतली पतली हैं, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ध्यान से पढ़ने में शामिल है कि केवल जो लिखी हुई लाइन है उनको बस नहीं पढ़ना है, इमेजेस को भी देखना है कि कौन सी इमेज कहाँ की है, जो ब्लैक बॉक्स में है वो भी पढ़ना है, जो डायग्राम दिए हैं वो भी पढ़ने, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ देना है। पेज में लिखी हुई बनी हुई हर एक चीज़, मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको पढ़नी है। इसी को कहते हैं सही तरीके से पढ़ना। और जब आप इनको पढ़ लेंगे तो एक बेसिक माइंड मैप डिज़ाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, क्योंकि अब हमारा फोकस जो है एनसीईआरटी का आर्ट एंड कल्चर की तरफ ज़्यादा है, तो ये अपन को महत्व देना ही देना है। और ओल्ड एनसीईआरटी में इन 3 बुक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कौन सी? प्राचीन भारत की जो है रामशरण शर्मा, माफ़ कीजिएगा, प्राचीन भारत की रामशरण शर्मा की आती है एनसीईआरटी बुक, बहुत अच्छी बुक है। और मैं आपको दिखा दूंगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आप इसी से पाएंगे। बस अंतर इतना है कि इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें। इनको बहुत अच्छे से करने का तरीका ये है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, और जो भी चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री इस तरीके से नहीं दी है प्राचीन की कि राजवंश के बारे में दिया हो और उनके बारे में दिया हो कि कैसे कोई भी साम्राज्य विस्तार करता है या कोई भी साम्राज्य कैसे आया, सिर्फ इसकी बात नहीं की, बल्कि वहाँ के आर्ट एंड कल्चर की भी बात की, वहाँ के समाज की भी बात की, वहाँ की राज व्यवस्था की भी बात की हुई है, वहाँ की प्रशासन की भी बात की हुई है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये किया गया है। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मैंने एक नए फॉर्मेट में हिस्ट्री को पढ़ने का जो तैयार किया था कि कैसे आप हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली याद कर सकते हैं, सामाजिक क्रम में याद कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग चीज़ की थी। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा, और आप पाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत की इस हिस्ट्री के पोर्शन में। तो मैं आपको बताऊं कि आप रामशरण शर्मा की बुक पढ़ें, और मध्यकालीन इतिहास, ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसमें सतीश चंद्र को रिप्लेस मत करिए किसी से। ये सर्वश्रेष्ठ बुक है, और मैं आपको दिखाऊंगा अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से लगभग 95% अप्रॉक्स इससे ही हैं। तो अपन को उस 5 या 10% के लिए नहीं भागना है जो सबकी रेंज से बाहर है। मैं तो आपको यहाँ तक बताऊँ कि लोग इतना भी नहीं करके जाते हैं। तो आप 1 साल पहले से कर रहे हैं, प्लीज़ इसको करिए और नोट्स बनाइए। अंडरलाइन बस करने से कुछ नहीं होगा। हाथ से लिखी हुई चीज़ को 3 बार आप करते हैं। एक बार आप बुक पढ़ लेते हैं, दूसरी बात उस बुक को पढ़ते समय आप अपने हाथ से चीज़ों को पॉइंट नोट्स बना रहे होते हैं, और फिर जब रिवीजन करते हैं तो 3 बार भी चीज़ें हो जाती हैं। एक ही बार में 3 बार हो गई, और जब आप रिवीजन में बैठेंगे तो फिर रिवीजन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप इस बुक को पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा की बुक पढ़ें, भारतीय इतिहास का भाग 1, भाग 2 पढ़ें। इससे आपके प्राचीन और मध्यकालीन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आई तो भाग 3 और स्पेक्ट्रम, ये आपको मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करा देंगे। याद रखिए, इससे अच्छा और कोई सोर्स नहीं है। स्पेक्ट्रम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई कितना भी कुछ कहे। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का सर्वश्रेष्ठ सोर्स है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर है। बस इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। और स्पेक्ट्रम को तो पढ़ने का मैं कहता हूँ कि एक बार स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लो ना, रोज़ सुबह उठ के 1 से 2 घंटे दो कि भाई रिवीजन करना है हिस्ट्री का। तो आप पाएंगे कि 3-4 महीने लगातार, एक महीने 1.5 महीने आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, और लगातार 2-2.5 महीने आप इसे 2-2 घंटे सुबह रिवीजन भर करते रहेंगे। आपको कहीं नहीं भागना पड़ेगा, आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे हिस्ट्री की। तो ये तो आपने कंटेंट रेडी कर लिया।
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी एक बुक आती है दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। जी हाँ, हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है। क्यों मालूम है? यूपीएससी के पीवाईक्यू के साथ साथ इसमें सीडीएस, सीएपीएफ और जो एनडीए वगैरह होते हैं ना, उन सारे एग्ज़ाम के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को इसमें शामिल कर लिया गया है। मैंने ये पढ़ी है और मैं आपको दिखाऊंगा कि चीज़ें इससे आती हैं। तो प्रैक्टिस करने में क्या होगा, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई है और जिस एग्ज़ाम को आप टैकल करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के ही पीवाईक्यू हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि जो मैंने पढ़ा वो सही पढ़ा कि नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, और कॉन्सेप्ट कैसे छूट जाते हैं बारीकी से, ये आप प्रैक्टिस करके टॉपिक वाइज। जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा कोई भी एक खंड पढ़, मान लीजिए कि तुर्क आक्रमण पढ़ा आपने, खिलजी वंश पढ़ा आपने, उसके जाके प्रीलिम्स प्रैक्टिस से क्वेश्चन करिए खिलजी डायनेस्टी के। आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है कि नहीं, उससे जैसे क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं वो भी पता चल जाएंगे और आप अपना रिवीजन भी कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें छूट रही हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी वो पीवाईक्यू के इस क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगी। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल तैयार होकर रेडी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एग्ज़ाम को आप कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, उसके तो अलग से पीवाईक्यू आपको रखना है। क्यों? केवल इसीलिए नहीं कि क्वेश्चन बैंक बढ़ाना है, बल्कि इसीलिए कि ये समझना है कि जिस एग्ज़ाम को मैं टैकल करने वाला हूँ वो एग्ज़ाम डे बाई डे यानी ईयर बाई ईयर कैसे एग्ज़ाम के फॉर्मेट को बदल रहा है, टॉपिक्स को कैसे चुन रहा है, टॉपिक को चुनने का तरीका क्या है, कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन से एरिया को छोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आप केवल बार बार पीवाईक्यू को करके ही कर सकते हैं। इसे आप अपना संविधान मानकर चलिए जीवन का एग्ज़ाम के लिए। क्यों? पीवाईक्यू ही आपको बताएगा कि रोड मैप क्या है। सिलेबस कर लेने से तो केवल ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू करने से ये पता चलता है कि कैसे पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण ये भी है कि कैसे पढ़ना है, और ये बिना पीवाईक्यू के नहीं हो सकता। पहले पीवाईक्यू देखना फिर बुक रीड करना, यही स्ट्रेटेजी है। पीवाईक्यू देख करके बुक रीड करना। पहले कहेंगे हम कैसे पीवाईक्यू समझे, मत समझो, केवल ये तो देखो कि क्या पूछ रहा है, फिर बुक पढ़ोगे तो समझ में आएगा ओह ये इस तरीके से पूछता है। फिर आप जब टॉपिक पढ़ लो, उस टॉपिक के पीवाईक्यू देख लो, उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, फिर आप रिवीजन करो, आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाओगे। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वास्तव में बुक कैसे पढ़ते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, ये आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस ही बताएगी। क्योंकि सब पढ़ते हैं पर कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन मटेरियल तैयार करना है, ये केवल और केवल पीवाईक्यू और प्रैक्टिस ही डिज़ाइन करती है। तो पीवाईक्यू में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हिस्ट्री के करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से एरिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप मौर्य काल को पाएंगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मौर्य काल में वो इतिहास में राजा कम पूछता है, वो वहाँ के प्रशासन को ज़्यादा पूछता है, वहाँ के कॉइन्स को ज़्यादा पूछता है। कहने का मतलब क्या है उसका, आप क्या बनने वाले हैं, सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो सिविल सर्विसेज का काम क्या है, प्रशासन को रन करना है। तो प्रशासन से जुड़ी चीज़ें ज़्यादा आती हैं ना, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी, ज़्यादातर वही आएगा। और चीज़ें आपके दिमाग में है कि नहीं, वो क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पढ़ने की हमें अप्रोच क्या रखनी है, ये बार बार आप पीवाईक्यू देखकर ही जानेंगे और कोर एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए आपके पास बहुत कम समय बचा, तो आपको ये पता होगा कि मैं सब पढ़ चुका हूँ, अब मुझे लास्ट रिवीजन देना है, तो फिर आप केवल कोर एरियाज़ का रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बहुत कम समय में आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। तो पढ़कर जाना और सिर्फ पढ़कर जाना अलग चीज़ है। पढ़कर जाने का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से एक एक अप्रोच को कवर करते हुए पढ़कर जाना, और दूसरी बात यह है कि सामान्य किताब पढ़ के जाना, उसमें आप गलती करेंगे ही करेंगे। और आप देखिएगा, मैं हर बार पीपीएस को सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, देखिए मैंने करंट अफेयर के लिए पहले ही बता रखा है कि मेरे हिसाब से विजन आईएएस सब बहुत बेहतरीन मंथली कंपाइलेशन अच्छा है, दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज बहुत अच्छी है। तो मैं किसी एक कोचिंग का प्रमोटर नहीं हूँ ना, मुझे किसी एक कोचिंग से मेरा कोई प्रॉफिट है। मेरा काम है कि बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई हैं और समेट करके उनको एक ऐसे बॉक्स में लेकर आना जहां आप हर चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकें, तभी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आपने एनसीईआरटी की
आपने पीपीएस सॉल्व किया, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज किया, आपने पीवाईक्यू भी देख लिए, अब बचेगा क्या? आप बहुत अच्छी स्थिति में हिस्ट्री कंप्लीट। आपने जैसे ही सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो आप पाएंगे कि अब बुक रीड क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, पेंसिल से, हाइलाइटर से। मैं क्यों पेंसिल से कहता हूँ, क्योंकि पहली बार में कभी पता नहीं होता कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है। जब आप पहली बार पढ़ करके पीवाईक्यू रिवाइज करेंगे तब आप हाइलाइटर का उपयोग करेंगे। अब आपको पता है कि क्या नहीं छोड़ना है और क्या करना है। और जब हाइलाइटर से, मैं इसलिए यहाँ ये लाइन लिखता हूँ कि इसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन, क्योंकि इतनी बड़ी बुक को आप नोट्स नहीं बना सकते और एक एक लाइन नहीं लिखते बैठेंगे। हाइलाइटर इसलिए क्योंकि उसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें लिख लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है, और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन उसी से करना है। पर मैं हमेशा मानता हूँ कि अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। आप नोट्स ज़रूर बनाइए, हाईलाइट ज़रूर कर लीजिए, और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट के शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बनाइए। वो हाईलाइट रहेगा, जैसे इच्छा है तो देख सकते हैं, पर शॉर्ट्स नोट्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद पता चलेगा कि मुझे शॉर्ट्स नोट्स कैसे डिज़ाइन करने हैं। तो आपने बुक पढ़ी, हाईलाइट कर लिया, दृष्टि आईएएस के जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज बुक आती है उसको सॉल्व कर लिया टॉपिक वाइज, और उस डिस्क्रिप्शन को, बुक के उस टॉपिक को, दोनों को देखा। जो उसमें से आपको लगा कि मुझे याद नहीं रहेगा और चीज़ें ऐसी हैं जो भूल सकती हैं, उसके शॉर्ट्स नोट बना लीजिए। और डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद जो बुक का कंटेंट है, पीवाईक्यू एनालिसिस है और पीपीएस का एक्स्ट्रा कंटेंट है, ये सब आपके नोट्स का हिस्सा बन जाएंगे। और आप एक पाएंगे कि आपका पास एक बेहतरीन कंपाइलेशन है जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हैं। आपको 17 बार बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जब रिवीजन हो जाएगा तो आप टेस्ट सीरीज भी लास्ट के 3-4 महीने पहले देंगे, तो यहाँ से भी आपको कुछ करंट अफेयर का और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो लगेगा यार मैंने नहीं पढ़ा, वो भी आप इसमें ऐड कर लेंगे, है ना। जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे तो अब आपका जो कंटेंट होगा वो बहुत अच्छी तरीके से सॉलिड हो जाएगा। और आप एग्ज़ाम के जो 1 महीने पहले, जब मैं प्लान बनाता हूँ ना, तो 1 महीने में कुछ नहीं करता। 1 महीने के पहले सारे टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट, लास्ट महीना केवल और केवल रिवीजन। और सबसे बड़ी बात, ईयर वाइज पीवाईक्यू बार बार देखना, बस लास्ट महीने यही किया जाता है। तो आप वहाँ कितनी बार रिवीजन कर पाएंगे अपने नोट्स का, आप खुद कहेंगे कि जिस तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो सबसे बेस्ट हैं। क्योंकि शॉर्ट्स नोट में आपका क्या क्या आ जाता है, बुक का महत्वपूर्ण कंटेंट आ जाता है, उसके अलावा जो चीज़ें आपको पीपीएस में मिली वो आ जाएंगी, आपके पीवाईक्यू एनालिसिस में जो चीज़ें आप करेंगे वो आ जाएंगी, और सब टेस्ट सीरीज जो सेक्शनल है और एफएलटी का है वो भी इसमें आ जाएगा, अगर आप करना चाहें। नहीं तो इसको तो आप पढ़ के भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो आपको बेहतरीन नोट्स देंगी, बार बार के लिए आप बहुत अच्छी प्रॉफिट की स्थिति में रहेंगे, है ना। तो यही एक बहुत अच्छी अप्रोच है। और कैसे शॉर्ट्स नोट्स बनने चाहिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे होता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे मैं पीवाईक्यू खुद करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे पीवाईक्यू की स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच की जाती है। कहने का मतलब पीवाईक्यू केवल पढ़ना नहीं होता, रिसर्च बेस्ड पढ़ना होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं समराइज़ करूँ तो पीवाईक्यू की स्टडी, बुक रीडिंग, पीपीएस को सॉल्व करना और टेस्ट सीरीज, अरे भाई ये 4 ही चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस हिस्ट्री में मजबूत कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये नोट्स को एक जगह कर लेना। आपको लगेगा इतना सारा है, मैं क्या क्या लिखूं, कैसे किसी चीज़ को छोड़ूं, और सबसे बड़ी बात कितना लिखूं। शुरुआत की मेहनत कठिन ज़रूर लगती है दोस्त, पर वो आगे का रास्ता सरल बना देती है। आपने देखा होगा कि जब इमारत बनती है तो इमारत बनने के समय सबसे ज़्यादा गंदगी और सबसे ज़्यादा मेहनत बेस तैयार करने में लगती है। पर वही बेस जितना मजबूत होता है वह डिफ़ाइन करता है कि इमारत 2 मंजिल तक टिकेगी या फिर 21 मंजिला इमारत बन जाएगी। ये बेस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए कि आप नोट्स बनाने में बिल्कुल संकोच मत करिए, क्योंकि जितनी मेहनत होगी उतना ही माइंड डेवलप होगा। माइंड डेवलप होगा
तो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, और कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे तो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई होगा हो। मेरी ये उम्मीद है कि आप सब सफल हों। मैंने जो आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझे होंगे, मेरी बात आप तक पहुँची, आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी आगे की वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।